नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो सीटेट का जो एग्ज़ाम है जो जुलाई महीने में होने वाला है, तो उसके लिए जो आपके संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जिसमें आपके जो ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे जैसे जो यहाँ पर आगे आपके एग्ज़ाम में होने वाले हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, और एक बार जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं उनकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है, और आपको भी यहाँ पर इसमें पता लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इसके साथ ही जो है यहाँ पर इसमें जो आपकी पैडागोजी जो है उसके क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है सीटेट इसमें पैडागोजी से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो सभी की सभी जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर जो आपको अभी तक के जितने भी वीडियो हैं सभी मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है आपके जो सीटेट जो है, इसके अलावा जो अन्य एग्ज़ाम हैं उनमें भी काम आएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, चाहे आपका सीटेट है या कोई अन्य एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है इसमें गद्यांश जो आएगा, जैसा कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपसे लैंग्वेज पूछा जाता है कि आपने लैंग्वेज 1 में संस्कृत भरनी है या फिर लैंग्वेज 2 में हिंदी सेलेक्ट करनी है। तो जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उस समय आपने ही चूज करना होता है। तो भाग 1 में क्या है, 2 में क्या है। तो जैसे आप फॉर्म फिल करोगे, जब आपका एडमिट कार्ड आएंगे उसमें भी से वैसे दिया गया होगा, फिर आपने उसी के अनुसार जो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को हल करना होगा, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट क्या है इसमें गड़बड़ कर देते हैं। लैंग्वेज 1 के स्थान पर 2 करी आते हैं, 2 के स्थान पर 1 करी आते हैं। तो वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें थोड़ी सी जाए दिक्कत आती है अगर आप ये अपना जो एडमिट कार्ड जो है उसको नहीं देखते हैं। तो पहले यहाँ पर हमारे गद्यांश है। ये जो गद्यांश आया है इसको पढ़कर आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और गद्यांश जो है इसको आपने एक बार में ही ध्यान से पढ़ लेना है, और जिससे आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन ढूंढने में कोई दिक्कत ना आए, और बार बार जो आपको जो गद्यांश है वो ना देखना पड़े, क्योंकि एग्ज़ाम में समय जो बहुत कीमती होता है। तो यहाँ पर गद्यांश को देख लेते हैं। तो सांप्रतिकम युगम वैज्ञानिक युगम वर्तते, वर्तमान जो युग है मतलब अब का जो युग है ये कौन सा युग है, ये वैज्ञानिक युग है। अद्य मानवः तथैव नास्ति यथा शतं वर्षाणि पूर्वमासीत्। तो ये यहाँ पर न अस्ति है, चाहे इसको इकट्ठे लिख लो, इकट्ठे लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, और अलग अलग करके लिखेंगे तो न और प्लस में अस्ति, ऐसे ये लिखा जाएगा। तो आप कैसे भी एग्ज़ाम में आ जाए, चाहे इसकी संधि विच्छेद आ जाए या संधि जैसे भी आ जाए, तो दोनों ही आपको पता होना चाहिए। अद्य मानवः तथैव नास्ति यथा शतं वर्षाणि पूर्वमासीत्। तो आज जो मनुष्य वैसा नहीं है, यथा जैसा, शतं वर्षाणि पूर्वमासीत् 100 वर्ष पहले था। सर्वेषां जीवने विज्ञान उपकरणानां, ये यहाँ पर है सर्वेषां जीवने विज्ञान उपकरणानि, ये उपकरणानि है विज्ञान, सर्वेषां जीवने विज्ञान उपकरणानि प्रविष्टानि। सभी का जो जीवन है इसमें वैज्ञानिक जो उपकरण है वो प्रवेश कर गए हैं। वैज्ञानिक उपकरण कैसे, जैसे आज आप क्या है जितने भी मतलब मोबाइल से ही उदाहरण लगा लो, मोबाइल जो है एक कंप्यूटर जो है उसका काम आपका मोबाइल करता है, सभी कुछ काम आप एक मोबाइल के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो ये सभी क्या विज्ञान जो है इसी की देन है। तो सर्वेषां जीवने वैज्ञानिक उपकरणानि प्रविष्टानि, सभी के जीवन में वैज्ञानिक उपकरण प्रवेश कर गए हैं। नगरेषु ग्रामेषु सर्वे जनाः सर्वकार्येषु विज्ञानस्य साधनं प्रयोगं कुर्वन्ति। चाहे गांव है या फिर शहर है, नगर है या गांव है, तो सभी में जो जनाः, सभी में जो लोग हैं, सब कार्येषु अपने अपने कार्यों में वैज्ञानिक जो साधन है, वैज्ञानिक जो उपकरण है उन्हीं का ही प्रयोग करते हैं। जैसे चाहे आप मतलब शहर में जाना हो गया तो बस, कार, मोटरसाइकिल, तो इस प्रकार से इन साधनों का आप प्रयोग करते हैं। या
आपने कोई भी न्यूज़ समाचार पढ़ना हो तो उसे भी आप अपने मोबाइल पर ही पढ़ लेते हैं। तो क्या है, ये सभी के सभी जो है विज्ञान जो है इनकी देन है। तो नगरों में और गांव में सभी जो लोग हैं अपने अपने काम के लिए वैज्ञानिक जो साधन है उनका प्रयोग करते हैं। रेल यानम दूरम गंतुम लोकप्रिय वाहनम अस्ति। रेल जो है, रेल यान दूर जाने के लिए एक लोकप्रिय वाहन है और सस्ता भी पड़ता है अगर हम अन्य साधनों को देखें तो रेल यानम दूरगंतुम लोकप्रिय वाहनम अस्ति। तो लोग जो है रेल यान और दूर जाने के लिए एक बहुत ही लोकप्रिय साधन है, वाहन है। दूरस्थः शब्दापि रेडियो माध्यमेन गृह्णन्ति। और दूर के जो वाणी हैं, दूर के जो शब्द हैं उनको भी हम रेडियो के माध्यम से ग्रहण कर लेते हैं, सुन लेते हैं। तो अधुना टेलीविजन यंत्र महद उपकार को वर्तते। अब तो जो टेलीविज़न जो यंत्र है वह भी बहुत उपकारक है। उसमें भी आप देश विदेश के जो समाचार है, लोकप्रिय नृत्य है, मनोरंजन है, तो वे सभी के आपको टेलीविज़न के माध्यम से मिल जाते हैं। और इन सभी का स्थान मोबाइल ने ले लिया है, क्योंकि मोबाइल आपका सभी काम कर देता है, रेडियो के भी कर देता है, टेलीविज़न के भी कर देता है और कंप्यूटर के भी कर देता है। तो सभी के जो इनका स्थान क्या है, ये मोबाइल ने ले लिया है। तो यहाँ पर ये सिर्फ रेडियो और टेलीविज़न जो उनकी बात हुई है। तो रेडियो के माध्यम से आप दूर के जो शब्द हैं उनको सुन सकते हैं। और अधुना टेलीविज़न यंत्र महद उपकार को वर्तते। आज का जो समय है इसमें टेलीविज़न जो यंत्र है वो भी बहुत उपकारक है। तेन गृह स्थित वयम चित्राणि पश्यामः। तेन उससे घर पर स्थित हम वयम चित्राणि पश्यामः, हम क्या है चित्रों को देखते हैं। जैसे कोई समाचार हो गया, नृत्य है, गाने हैं, नाटक है, तो कुछ भी है तो वो क्या हम अपने घर बैठे ही उसको देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। चित्रस्थ पत्राणाम वचनानि शृणुम है। और चित्रों के साथ साथ क्या उन्हें हम सुन भी रहे हैं। कंप्यूटर यंत्रणम लघु कायम महद उपकारकम वर्तते। और जो कंप्यूटर यंत्र है वो छोटा होने के साथ साथ बहुत उपकारी भी है। यद्यपि सहस्त्राधिकानां विज्ञान उपकरणानां प्रयोगः अहर्निशं भवति। यद्यपि हजारों से भी अधिक जो वैज्ञानिक उपकरण हैं इनका प्रयोग दिन रात होता है, तथापि जनानां सुविधा वर्धनार्थं नवीनानि उपकरणानि आविष्क्रियन्ते। फिर भी लोगों की सुविधा के लिए नए से नए जो उपकरण हैं उनका आविष्कार किया जा रहा है। आयुर्विज्ञान से आविष्कारी रोग दूर क्रियन्ते। और जो आयुर्विज्ञान है इसके आविष्कार के द्वारा जो रोग है, जो बीमारियां हैं उनको दूर किया जाता है। जनानां जीवने सुखम च वर्धते। और लोगों के जीवन में सुख की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो आधुनिक जो वर्तमान जो है जिसमें वैज्ञानिक उपकरण आप कह सकते हैं उनके प्रयोग के बारे में बताया गया, उनके महत्व के बारे में, उनके क्या लाभ हैं उनके बारे में बताया गया है इस गद्यांश में। तो आपको जो यहाँ पर ये जो गद्यांश है ये समझ में आ गया होगा। अब आप आसानी से इसमें से क्वेश्चन फिल कर सकते हैं। तो जिसमें पहला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, दूरम गंतुम लोकप्रिय वाहनम किम अस्ति। दूर जाने के लिए सबसे लोकप्रिय जो वाहन है यहाँ पर कौन सा बताया गया है। अश्वयानम है, रेल यानम है, नौकायानम है या वृषभयानम है। तो कौन सा है यहाँ पर, ये घोड़ा है, ये रेल है, ये नौका है और ये बैल यान है। तो जैसे कि हमने गद्यांश था उसमें पढ़ा था रेल के बारे में, तो क्या है रेल यानम। तो दूरगंतुम लोकप्रिय वाहनम रेल यानम अस्ति। दूर जाने के लिए रेलगाड़ी को लोकप्रिय साधन के रूप में माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, इसमें एक शब्द आया था अधुना। इति पदम कीदृशम पदम अस्ति। अधुना जो आया है इसका मतलब क्या होता है या फिर किस प्रकार का है, किस प्रकार का शब्द है ये। अव्यय पद है, कर्तृपद है, क्रियापद है या फिर विशेषण पद है। तो किस प्रकार का है यहाँ पर अधुना। अधुना का मतलब होता है अब, इस समय भी कह सकते हैं वर्तमान में। तो अब से इसका अर्थ लिया जाता है। तो इनमें क्या है, एक अव्यय पद है।
अर्थात अधुना पद का अर्थ इस समय या अब के लिए प्रयोग किया जाता है। अव्यय ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिनके रूप में कोई विकार न हो, कोई विकार उत्पन्न न हो, सदा एक से रहते हैं। अर्थात जो लिंग विभक्ति वचन के अनुसार घटे बढ़े नहीं वही अव्यय होते हैं। न व्यम इति अव्यम। और ये जो क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो किसी लिंग विभक्ति वचन कारक के कारण जिनमें कोई परिवर्तन न हो तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें अव्यय या फिर उपसर्ग कहा जाता है। तो ये अव्यय होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रात्रि दिवमिति पदस्य पर्याय शब्दः छेदयास्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखतः। रात्रि दिवम, दिन और रात, इस पद का पर्यायवाची शब्द है जो आपने इस अनुच्छेद में से बताना है क्या आया है। दिनम है, रात्रि है, उभय संध्या है या अहर्निशम है। तो इसमें शब्द आया था अहर्निशम, तो क्या है, यही रात्रि दिवम का पर्यायवाची शब्द है। तो रात्रि दिवमिति पदस्य पर्याय शब्द है अहर्निशम। तो रात्रि दिवम इस पद का पर्यायवाचक जो शब्द है इसका प्रयोग इस अनुच्छेद में अहर्निशम पद के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आविष्कारः क्रियन्ते इत्यस्य कृते क शब्दः अनुच्छेदस्मिन् प्रयुक्त है। आविष्कारः क्रियन्ते, आविष्कार किए जा रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर शब्द जो आया है, ये जो पद जो आया है, इसके लिए कौन से शब्द का यहाँ पर इस अनुच्छेद में प्रयोग किया गया है वही आपने यहाँ पर बताना है। तच्चित्वा लिखत, उसे चुनकर लिखो। ये चित्वा जो है यहाँ पर कत्व प्रत्यय प्रयोग इसमें हुआ है। मोदकानाम भक्षणम, चित्राणाम निर्माणम, पशुनाम धावनम या आविष्क्रियन्ते। लड्डू खाना, चित्र का निर्माण करना, पशु का दौड़ना या आविष्कार मतलब खोज करना। तो आविष्कार क्रियन्ते का मतलब क्या है, यहाँ पर आविष्कार किए जा रहे हैं, जो खोज की जा रही है तो यही होता है आविष्क्रियन्ते। तो मतलब क्या है, यहाँ पर जो गद्यांश अनुच्छेद है इसमें आविष्कार क्रियन्ते इस शब्द के लिए आविष्क्रियन्ते इस शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है दुखम पदस्य विलोम शब्दानुच्छेदस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखतः। तो यहाँ पर क्या है, इसमें एक दुखम आया था, इसका आपने विलोम, विपरीतार्थक, उल्टा, ये शब्द आपने बताना है कौन से वाला है। मधुरम, पुष्पम, सुखम या फलम। तो दुख हिंदी में अब आपने पढ़ा होगा, सुख दुख दिन रात ऐसे। तो दुख का क्या होगा, सुख होगा, तो दुखम सुखम। और मधुरम, मधु क्या मीठा, मधुरम भी कह देते हैं, और कटु भी कह देते हैं, कड़वा। पुष्पम का फूल होता है, फूल का कांटे होता है, कंटकम। फलम का फल होता है, निष्फल होता है। तो इस प्रकार से इनके ये विलोम शब्द है। उसके बाद आ जाता है सांप्रतिकम युगम कीदृशम युग वर्तते। इस समय का जो युग है वो किस प्रकार का युग है। जल युग है, वैज्ञानिक युगम, पाषाण युगम या द्वापर युगम। तो इस प्रकार का जो युग है ये कौन से वाला है। तो यहाँ क्वेश्चन है सांप्रतिक युग, इस समय जो युग है ये कौन से वाला है। और इनमें जो माना गया है तो ऑप्शन क्या है, बी वाला यहाँ पर रहेगा। तो कौन सा युग है, ये समय वैज्ञानिक युग है। तो वर्तमान समय कौन सा है, वैज्ञानिक युग। उसके बाद केशाम जीव ने विज्ञान उपकरणानि प्रविष्टानि, किनके जीवन में वैज्ञानिक उपकरण जो है वो प्रवेश कर गए हैं। केवल जलचरा नाम, रात्रिचरा नाम, पलांडुभक्षा नाम या सर्वेशा। तो किनके जीवन में जो वैज्ञानिक जो उपकरण हैं वे प्रवेश कर गए हैं। और इसमें है ऑप्शन डी वाला, तो सभी के, सर्वेशा। तो सभी के जीवन क्या है, विज्ञान प्रदत्त उपकरण प्रवेश कर लिया है। नगरों और गांव में भी लोग अपने अपने कार्यों में विज्ञान के उपकरण जो साधन है उनका प्रयोग करते हैं। उसके बाद है प्रवेशम प्राप्तानि इत्यस्य पर्याय शब्दानुच्छेदस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखतः। प्रवेशम प्राप्तानि, इसका पर्याय शब्द बताना जो इस अनुच्छेद में है। प्रविष्टानि, हसितानि, पीतानि या निर्गतानि। तो प्रवेशम प्राप्तानि इसका बताना आपने, और इसका है ऑप्शन ए वाला। तो प्रवेश प्राप्तानि प्रवेश कर गए हैं, तो इसका मतलब है प्रविष्टानि। तो प्रवेश प्राप्त कर लिया है, इस पद का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द जो है यहाँ पर
परविष्टानी से है, क्योंकि ये पितानी, पीत मतलब पीले से भी हो सकता है, हंसने से हो सकता है, और ये बाहर निकलने से हो सकता है। तो इसका ऑप्शन ए वाला है परविष्टानी। तो ये तो हमारा जो पहला जो गद्यांश था उसके क्वेश्चन आंसर थे। और अब जो यहाँ पर जो हमारा दूसरा जो गद्यांश आया है इसमें से हम क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो जिसमें क्या कहा गया है, भारत देशस्य उत्तरश्याम दिशि हिमालयो नाम पर्वतराज है वर्तते। भारत देश के जो उत्तरी दिशा है इसमें हिमालय नाम का एक पर्वतराज है, हिमालय है। अस्य तुंगानी शिखरानी सर्वदा हिमेन आच्छादितानि भवन्ति। इसके ऊंचे शिखर सदा हिम मतलब बर्फ से ढके रहते हैं। अयम पर्वत है पूर्व सागरात पश्चिम सागर पर्यंतम स्थित है। और यह जो पर्वत है पूर्व सागर से लेकर पश्चिम सागर तक फैला हुआ है, मतलब स्थित है। अस्य मेखलासु नानाविधा औषधियः प्रवहन्ति। और इसकी मेखलाओं में अनेक प्रकार की औषधियाँ पाई जाती है। तो इसकी मेखलाओं में क्या है, अनेक प्रकार की जो औषधियाँ वो उत्पन्न होती है। तासु काचन रात्रो दीपावली प्रकाशनते। और इनमें से कुछ तो रात्रि में दीपक के जो प्रकाश होता है उसके समान चमकती भी है। तासु काचन रात्रो दीपावली प्रकाशनते, उनमें से कुछ तो रात्रि में दीपक के समान प्रकाशित होती है। अत्रेषु वृक्षेषु शालः देवदारुः सुतराम उपयोगिनः है। और इनमें ये जो वृक्ष है इनमें साल, देवदार और सुतराम उपयोगिनः है। और इनमें जो ये वृक्ष है इनमें साल के हो गए, देवदार के हो गए, तो ये जो वृक्ष हैं ये क्या है, बहुत उपयोगी है। अत्र व्याघ्रः रिक्षाः वृका सब छंदम विहरन्ति। और यहाँ पर जो ये बाघ हो गए और रिछ हो गए, रिछ क्या कहते हैं रिछ को, भालू, तो भालू हो गए। और ये वृक हो गए, वृक किसको कह देते हैं, भेड़ियों को कह देते हैं। तो सब छंदम विहरन्ति, सब छंदन क्या अपनी मर्जी से या कह सकते हैं स्वतंत्र रूप से ये घूमते फिरते हैं, विचरण करते हैं। अस्मिनेव क्षेत्रे कस्तूरी मृगः विहरन्ति। और इसी क्षेत्र में ही कस्तूरी मृग भी विहार करते हैं। अस्यैव नाभि मंडलात् कस्तूरिका जायते। और इसी के ही नाभि मंडल से कस्तूरी उत्पन्न होती है। अहम वेदै विविधानां रोगाणां चिकित्साय प्रयुज्यते। और यह वैद्य जो होते हैं चिकित्सक, और विविधानां रोगाणां, और यहाँ इसमें जो वैद्य जो है ये अनेक प्रकार के रोगों के लिए इसमें चिकित्सा के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और इसमें जो वैद्य है, डॉक्टर कह सकते हैं आप, वो अनेक प्रकार के रोगों में और चिकित्सा के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अत्रैव मानसम सर हैं, अर्थात मानसरोवर हैं अस्ति। और यहीं पर ही मानस सर अर्थात मानसरोवर ये भी स्थित है। यत्र हंसः विहरन्ति, जहाँ पर हंस विहार करते हैं। अस्य सरोवरस्य तटे ऋषिणाम् आश्रमः सन्ति। और इस सरोवर के किनारे पर ही ऋषि जो है उनका आश्रम भी है, ऋषियों के आश्रम भी है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर हिमालय जो पर्वत है उनके बारे में यहाँ पर इस गद्यांश में बताया गया है। और अब जो यहाँ पर इसके जो क्वेश्चन आंसर जो है वे आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, परतंत्रम इति पदस्य विलोम शब्दः छेदे अस्मिन् प्रयुक्त तच्चित्वा लिखत। परतंत्र, इसका विलोम क्या होगा, शवछंद, अर्गला सहितम, जिमत्वाहन है या परतंत्रम। तो परतंत्र क्या होता है, जो दूसरे के अधीन होता है, गुलामी कह देते हैं जिसे। और इसका विलोम क्या होगा, जो स्वतंत्र होगा, अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता है, घूम फिर सकता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, स्वच्छंदम। तो अनुच्छेदस्मिन् परतंत्रमिति पदस्य विलोम शब्द है स्वच्छंदम प्रयुक्तः। परतंत्रम इस पद का विलोम शब्द इस अनुच्छेद में स्वच्छंद आया है। और परतंत्र का अर्थ दूसरे के नियमों में बंद होना, जबकि स्वच्छंद का अर्थ अपने अनुसार चलने से है। उसके बाद है उत्पन्ना भवति इत्यस्य पर्याय शब्द है अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत।
यहाँ पर एक ये शब्द आया था, एक पद आया था, उत्पन्ना भवती, उत्पन्न होते हैं। इसका पर्यायवाची बताना है, समानार्थक कौन से वाला है। शवपीति क्रोधः जायते या म्रियते, उत्पन्ना भवती, उत्पन्न होते हैं, तो ये है जायते, मतलब ये भी उत्पन्न होने में है। तो यहाँ पर उत्पन्ना भवती का जो पर्याय शब्द है अनुच्छेद में जायते इस शब्द से लिया गया है। उत्पन्ना भवती तथा जायते दोनों का अर्थ पैदा होना ही होता है। और क्रोध है जो यहाँ पर आया है, इसका मतलब कोप है, अमर्ष है, प्रतिज्ञ है, ये होता है। मृत है जो है, इसका अर्थ यहाँ पर मरने से होता है, मरणम निधनम। उसके बाद है सरोवरस्य तटे केशाम आश्रमः सन्ति, ये जो सरोवर जो है इसके किनारे पर आश्रम है। जम्बू का नाम, ऋषि नाम, धाविता नाम या भल्लू का नाम। तो इनमें से जो 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनमें से ऋषि मतलब किन का आश्रम है। तो जैसे कि हमने गद्यांश में पढ़ा था, तो वहाँ पर इनके किनारे पर ऋषियों के आश्रम हैं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। तो हिमालय में ही मानसरोवर हैं, और जहाँ पर हंसगण भी विहार करते हैं, और इसके किनारे पर ये जो ऋषि हैं इनके आश्रम भी हैं। उसके बाद है विस्तारम प्राप्त है पदस्य कृत्य का शब्दानुच्छेद अस्मिन् प्रयुक्त तच्चित्व लिखत। विस्तारम प्राप्त है, ये पद आया है, ये शब्द है, इसका बताना है आपने। इसके जैसा ही एक इस गद्यांश में एक शब्द आया था, अविस्तृत है, न विस्तृत है, बहुकोमलम या विस्तृत है, और इसमें जो है ये ऑप्शन डी वाला है। तो विस्तारम प्राप्त है का जो इस अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है वो रहेगा विस्तृत है, अर्थात विस्तारम प्राप्त है, विस्तार को प्राप्त है। उसके बाद है कस्य उत्तरश्याम दिशि पर्वतराज है वर्तते, तो किसकी उत्तर दिशा में पर्वतराज है। चीन देश की, अफ्रीका देश की, ईरान देश की, या फिर भारत देश से है। अब यहाँ पर एग्जाम में विभक्ति भी आ जाती है, तो इन सब में जो षष्ठी जो विभक्ति होती है उस विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे राम का शब्द रूप बनता है रामस्य, तो ऐसे ही यहाँ पर इनमें क्या है जो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और क्वेश्चन है कि उत्तर दिशा में कौन सा पर्वत है, किसके उत्तर दिशा में है, तो ये जो भारत देश है इनकी उत्तर दिशा में है। तो भारत देश के उत्तर दिशा में हिमालय नाम का विशाल पर्वत है। उसके बाद अस्य शिखराणि केन आच्छादितानि भवन्ति, इनकी जो शिखाएँ हैं, शिखर है, ये किससे ढके हुए हैं। फलेना, अग्निना, हिमेना या दुग्धेना, तो फल से है, अग्नि से है, दूध से है, या फिर हिम से है। हिम किसे कह देते हैं, हिम कह देते हैं बर्फ़ को। तो ये जो हिमालय जो जैसे कि हमने पर्वत पढ़ा था हिमालय पर्वत, तो इसकी जो चोटियाँ है तो वो किससे ढकी रहती हैं। हमने गद्यांश में जो पढ़ा था कि वे सदा बर्फ से ढकी रहती हैं, तो हिमें आच्छादितानि, पर्वतराज हिमालय का जो शिखर है वो क्या है, बर्फ़ से ढका हुआ है। उसके बाद है विहारम कुर्वन्ति, यहाँ पर भी इसमें एक पद आया है, ये वाला विहारम कुर्वन्ति। इत्यस्य कृते अनुच्छेदस्मिन् का शब्द प्रयुक्त है, इसके लिए भी इसमें कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है। उदाहरन्ति, विहरन्ति, विरहितः या हरन्ति। तो विहारम कुर्वन्ति का कौन सा है यहाँ पर इस अनुच्छेद में, और इसका देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है, तो कौन सा है, ये विहरन्ति है। विहारम कुर्वन्ति, विहार करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो वो कह देते हैं इसको विहारम कुर्वन्ति। उसके बाद है भारतस्य संविधानस्य अष्टम सूच्यं वर्तमाने कति भाषा विदन्ते, ये जो भारत का जो संविधान है इसकी कौन सी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 20, 24, 22 या फिर 16। तो कौन से है, 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है यहाँ पर, ये जो आयोग जो है इन्होंने 24 माना था, लेकिन जब हम और भी बुक देखते हैं तो उसमें 22 ही लिखा हुआ है। अब ये पता नहीं यहाँ पर जो ये आयोग जो है जो CBSE जो है इन्होंने 24 कैसे माना था, लेकिन जो है यहाँ पर जो बुक भी देखते हैं तो उसमें भी 22 ही दी गई है। तो पता नहीं किस अनुसार से माना गया था। तो आप जब अगर ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए तो अब आप देख लेना उस एग्ज़ाम में क्या दिया गया होगा, उसमें 22 है या 24 है। वैसे जो है 22 होती है, तो कितनी होती है या फिर 24 है, तो आप जो हमें इसके बारे में कमेंट में भी बता सकते हैं अगर आपको इनके बारे में सही से पता है।
तो इस प्रकार से जो ये गद्यांश थे और इनके क्वेश्चन आंसर थे, और अभी हम यहाँ पर जो हमारी पैडागोजी जो है उसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है पैडागोजी से है, और कि छात्राय विभिन्न परिस्थिति नाम अवस्था अनुकृत्रिम कारित्वा शिक्षिका कक्षायां अकृत्रिम संवाद अवसरम् उपस्थाप्यति अनन्तरं तस्याः अवस्थानुकृते कांचन अनुरूप नियमान आहरति तांच नियमान व्यवहृत्य पुनः अभ्यासं कारयति एवं सा पाठ्यति। कि छात्रों के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों की अवस्था का अनुकरण करवाकर शिक्षिका कक्षा में अकृत्रिम संवाद अर्थात बिना किसी बनावट के अवसर को उपलब्ध करा रही है। तो वो क्या पढ़ा रही है यहाँ पर? पृथकतया व्याकरणम, संदर्भ व्याकरणम, निगमन विधिम या निर्देशात्मक व्याकरणम। और इसमें क्या किसके बाद कौन सा उदाहरण है? तो ये ऑप्शन सी वाला है। तो ये निगमन जो विधि है उसका उदाहरण है। दो विधियां हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो यही हो गई निगमन वाली, एक होती है आगमन विधि। आगमन ये छोटी कक्षाओं के लिए है, और जो निगमन विधि है जो ये बड़ी कक्षाएं जो होती हैं उनके लिए महत्वपूर्ण बताई गई है। इसमें पहले नियम बाद में उदाहरण होते हैं, इसमें पहले उदाहरण बाद में नियम होते हैं। कि छात्रों के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों की अवस्था का अनुकरण करवाकर शिक्षिका कक्षा में अकृत्रिम संवाद अर्थात बिना किसी बनावट के अवसर को उपलब्ध कराती है। इसके बाद उस अवस्था के अनुकरण के लिए किसी अनुकूल नियम को लेती है और नियमों को लेकर पुनः अभ्यास कराती है। तो इस प्रकार वह शिक्षिका निगमन जो विधि है उससे पढ़ा रही है। निगमन विधि जो होती है इसमें पहले नियम आते हैं और बाद में उदाहरण आते हैं। पहले नियम बाद में उदाहरण। और ये आगमन विधि इसके बिल्कुल उल्टा है, इसमें पहले उदाहरण बाद में नियम। उसके बाद है एक भाषा अध्यापक सर्वेषां छात्राणाम अधिगम शैलीनाम आवश्यकतां समायोजितुं शक्नोति ही। तो एक जो भाषा अध्यापक है वो छात्रों के अधिगम शैली की आवश्यकता को समायोजित ये शक्नोति मतलब कर सकता है। प्रतिदिन छात्राणाम आकलनं कृत्वा केवलं अध्ययनार्थं नापि तु नृत्यवादक्रीडायां चित्रांकन कक्षायां भागं गृहीतुं छात्रेभ्यः प्रेरित्वा विभिन्नां शिक्षणविधीनां पद्धतीनां च प्रयोगं कृत्वा या विभिन्न छात्राणाम् आवश्यकतानुसारं विभिन्न आकलन उपाये प्रत्येकं शब्दं पठित्वा अनुवादं कृत्वा अनन्तरं च पाठस्य प्रत्येकं शब्दं पाठित्वा अनुवादं कृत्वा अनन्तरं च पाठस्य पुनरावृत्ति कृत्वा। तो इनमें जो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन बी वाला है, तो एक भाषा अध्यापक सभी छात्रों की अधिगम शैली की आवश्यकता को समायोजित कर सकता है केवल अध्ययनार्थम न अपितु नृत्यवादक्रीडायां चित्रांकन भागं गृहीतुं छात्रेभ्यः प्रेरित्वा। केवल न केवल पढ़ने के लिए ही कहकर बल्कि इसके अलावा जो अन्य क्रियाएं होती हैं, चाहे इसमें आपका नृत्य संगीत वाली हो गई, खेल कूदने वाली हो गई, या जो चित्रकारी कह सकते हैं आप, तो इसके लिए भी क्या हो छात्रों को प्रेरित कर सकता है। तो एक भाषा अध्यापक जो है छात्रों की अधिगम शैली की आवश्यकताओं के लिए अध्ययन ही नहीं है अपितु नृत्य वाद्य खेल और चित्रकला की भाग लेने के लिए छात्रों को प्रेरित करके उनको समायोजित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। उसके बाद है अधिगम में सामाजिक वार्ता विनिमय महत्वपूर्ण भूमिका बचते ये मुक्ति कस्य है। तो ये कथन है यहाँ पर भाषा अधिगम में सामाजिक वार्ता विनिमय ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उक्ति किनकी है? जीन पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की या फिर चोम्स्की। तो उक्ति किनकी है? भाषा अधिगम में सामाजिक वार्ता विनिमय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये जो कथन है जो ऑप्शन बी वाले हैं, जो वाइगोत्स्की जो है उनका है कि भाषा अधिगम के सामाजिक वार्ता विनिमय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और कथन वाइगोत्स्की का माना गया है। उसके बाद क्वेश्चन है संभाषण कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण अस्ति। ये जो संभाषण कौशल है इसमें महत्वपूर्ण है। संदर्भ के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार कहना,
मृदु भाषणम, अलंकारिक भाषा प्रयोग या स्पष्ट शुद्ध उच्चारण। तो संभाषण कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसमें है ऑप्शन सी वाला, अलंकारिक भाषा के प्रयोग में। तो संभाषण कौशल में अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है? अलंकारिक भाषा प्रयोग है। उसके बाद है एकस्याः भाषायाः अधिगम समय छात्रः काम विशेष समस्याम् अनुभवति इति अवगन्तुं शिक्षकः यां परीक्षाम् आयोजयति सा कथ्यते। तो एकस्याः भाषायाः अधिगम समय, तो एक भाषा के अधिगम के समय में, सीखने के समय में छात्र हैं काम विशेष समस्या, कौन सी जो विशेष समस्या है उसका अनुभव करते हैं। और यही जानने के लिए शिक्षक या परीक्षा आयोजित जो परीक्षा लेते हैं उनको कहा गया है। निदान, संवाद, समस्या या विव्यक्ति बिंदु परीक्षा। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा जो ऑप्शन बी वाला है। तो एक भाषा के अधिगम समय में छात्रों की विशेष समस्याओं को अनुभव करते हैं। तो इसको जानने के लिए शिक्षक जिस परीक्षा योजना का प्रयोग करते हैं तो उसे कहा गया है। और ये ऑप्शन बी वाला है, संवादात्मक परीक्षा। तो एकस्याः भाषायाः अधिगम समय छात्र विशेष समस्या अनुभवति इति अवगन्तुं शिक्षकः यां परीक्षाम् आयोजयति सा संवादात्मक परीक्षा कथ्यते। अर्थात बालक एक भाषा सीखते समय विशेष समस्या का अनुभव करता है, उसको जानने के लिए शिक्षक जो परीक्षा आयोजित करता है उसको संवादात्मक परीक्षा माना गया है। उसके बाद है समविभाग है, अर्थात पोर्टफोलियो विषय का उक्ति समीचीना। ये जो समविभाग है इसमें कौन सी उक्ति सही है? छात्राणां कृतीनां संग्रहः सुरक्षिता स्थापनम् एतस्य प्रमुखं प्रयोजनम् एतेन शिक्षकस्य समस्या सञ्चयः भवति अपि च छात्राः कार्यतः तिष्ठन्ति एतेन छात्रस्य क्रमशः प्रगतिविषये शिक्षकस्य बोधे सहायता भवति एतेन लेखनाभ्यासः वर्धते। तो यहाँ पर कौन से वाला सही है? समविभाग विषय का उक्ति समीचीना। और कौन सी सही है? तो इसमें देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है, छात्राणां कृतीनां संग्रहः ताः सुरक्षिताः स्थापनम् एतस्य प्रमुखं परियोजना। कि छात्रों की कृतियों का संग्रह और सुरक्षित स्थापना समविभाग विषय का ये प्रमुख प्रयोजन माना गया है। उसके बाद है स उच्चारण, ये स्वर उच्चारण है। ये संधि भी एग्जाम में कई बार पूछ जाती है कि जैसे ये स्वर है और प्लस में उच्चारण, इनमें संधि कौन सी होगी? और वो जो है इसमें क्या है, गुण हो जाता है। तो गुण संधि का भी उदाहरण है। और इसमें विविधता है, ध्वनि वायु निधातस्य या इंद्रस्य। तो इसमें जो यहाँ पर स्वर उच्चारण में जो विविधता जो इनमें बताई गई है, जो ऑप्शन ए वाली है, तो ये ध्वनि जो है इसकी विविधता है कि स्वर उच्चारण करते समय ध्वनि में विविधता होती है। उसके बाद वाणी गृहे अधिकम न वदति किंतु विद्यालय बहु वार्तालापम करोति एतत् सूचयति। वाणी है, ये लड़की का नाम है एक, तो किसी भी लड़की का नाम कह सकते हैं, कोई अन्य नाम भी हो सकता है। वो घर पर तो नहीं बोलती है लेकिन विद्यालय में बहुत ज़्यादा बातचीतें करती है, बोलती है। तो यह क्या सूचित करता है? विद्यालय तस्य विचारणं स्वीकृति लभ्यते, बहुवार्तालापं कर्तुं विद्यालये अवसरः लभ्यते, शिक्षकः कक्षायाः अनुशासनविषये लक्ष्यं न ददाति या स्वगृहं तस्य न एव रोचते। तो वाणी क्या है, घर पर तो नहीं बोलती लेकिन विद्यालय में बहुत ज़्यादा बातचीत करती है। तो ये जो यहाँ पर इसमें है ऑप्शन सी वाला, शिक्षक कक्षायाः अनुशासनविषये लक्ष्यं न ददाति, कि वाणी जो है नामक बालिका घर पर नहीं बोलती किंतु विद्यालय में बहुत बातें करती है। तो ये सूचित करते हैं कि शिक्षक कक्षा अनुशासन के विषय में ये तो इसका। तो यहाँ जो क्वेश्चन है तो इसमें जो है ये ऑप्शन सी जो है ये तो नहीं है, क्योंकि ऐसा तो जो है नहीं हो सकता। तो इसमें देखें तो जो ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन ए जो है इसको यहाँ पर माना गया है कि वाणी गृह अधिकम न वदति किंतु विद्यालय बहु वार्तालापम करोति। विद्यालय घर पर नहीं बोलती लेकिन
क्या स्कूल में बहुत बातचीत करती है, तो इसका जो ऑप्शन ए माना गया है कि विद्यालय तस्य विचाराणाम स्वीकृति लभ्यते, कि विद्यालय जो है उसमें इसके विचारों को स्वीकृति दी जाती है। तो ये ऑप्शन है, अगर आप इसको आ जाए तो ये ऑप्शन ए जो है इसका सही रहेगा। तो यहाँ पर हो सकता है इसमें कुछ जाए मिस्टेक आ गई हो। उसके बाद है भाषा दक्षतायाम के द्वे तत्वे सन्निविष्ट है। लिप्यंतरम सुंदर हस्ताक्षरम च शुद्धता धारा प्रवाह दुर्पठनम कर्म वीक्षणम च योग्यम उच्चारणम गंभीरतया पठनम च। तो भाषा दक्षता में कौन से दो तत्व सन्निविष्ट हैं? और इनमें देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है, दुरुत्पठनम और कर्म वीक्षणम च, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। तो शीघ्रता से पढ़ना और कर्म वीक्षण, अगले क्रम के शब्दों को देखकर मस्तिष्क में अंकित करते रहना। तो संस्कृत भाषा को पढ़ते समय शब्दों को क्रम से देखते हुए शीघ्रता से पढ़ने के द्वारा भाषा में दक्षता प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद है भाषा अधिगम सहजता भविष्यति यदि। भाषा अधिगम सहजता से होगा यदि परीक्षा न भवेत् छात्रः भाषा प्राचुर्यम वातावरण प्राप्नुयुः लेखनात् पूर्वं व्याकरणस्य अभ्यासार्थम अधिक समय दीयते या पाठ्यपुस्तकानि न पठन्ति। तो भाषा अधिगम सहजता से होगा यदि, ऑप्शन है यहाँ पर ए वाला, सॉरी, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए जो है उसी को माना गया है कि परीक्षा न हो। अब परीक्षा न होने से यहाँ पर क्या अर्थ लिया गया है? तो भाषा को सीखने में भाषा से पूर्ण वातावरण लिखने के पूर्व व्याकरण के अभ्यास के लिए समय देना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों को न पढ़ाकर बल्कि मौखिक रूप से संवादात्मक शैली में सरलता से हो सकता है, परंतु परीक्षा का भय बालक के अंदर बना रहेगा तो वह सिर्फ पाठ्य पुस्तकों पर ही ध्यान देगा, इसलिए परीक्षा नहीं होनी चाहिए। तो आपके अनुसार इसका क्या आंसर हो सकता है? अगर ये आपको यहाँ पर सही नहीं लग रहा है तो आप जो है उत्तर के साथ कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है प्रक्रिया लेखनार्थम अधोलिखितेषु किम अनुसरणीयम्। अलंकारिक भाषा प्रयोग है, संबंध सूचक सर्वनाम प्रयोग है, विचारानाम समायोजनम या शब्द मर्यादा। तो यहाँ पर इनमें कौन सा माना गया है? प्रक्रिया लेखनार्थम अधोलिखितेषु किम अनुसरणीयम्। प्रक्रिया लेखन के लिए संबंध सूचक सर्वनाम शब्द, इनमें मतलब किसका प्रयोग किया जाना चाहिए प्रक्रिया लेखन के लिए? और इनमें जो माना गया है, इनमें जो है ऑप्शन बी वाला। तो ऑप्शन बी जो यहाँ पर माना गया है संबंध सूचक सर्वनाम प्रयोग। तो संबंध सूचक सर्वनाम प्रयोग अनुसरणीय है, अर्थात प्रक्रिया लेखन के लिए संबंध सूचक जो सर्वनाम शब्द है इनका प्रयोग, इसका अनुसरण करना चाहिए। उसके बाद है लेखनम अस्ति न तु फलम। प्रक्रिया प्रक्रिया हस्ताक्षराभ्यास हस्ताक्षराभ्यास या प्रक्रिया प्रक्रिया या फलम। तो इनमें कौन सा है? लेखनम। और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी में है, लेखनम अस्ति प्रक्रिया न तो हस्तर अभ्यास है। अब यहाँ पर इसके बारे में क्या कहा गया है? सर्वप्रथम बालक माता पिता परिवार समाज से शब्दों को सुनता है, फिर उसको बोलता है, उसके बाद विद्यालय जाकर शिक्षक की सहायता से पढ़ना सीखता है, उसके बाद वह लिखना सीखता है। इसलिए बालकों के लिए लेखन एक प्रक्रिया है, न कि हस्ताक्षर के लिए अभ्यास करना। उसके बाद छात्राणाम लेखन कौशलस्य आकलनार्थम शिक्षिका प्रमुखतया ध्यानं दद्यात्। छात्रों के लेखन कौशल के आकलन के लिए शिक्षिका को प्रमुख रूप से ध्यान देना चाहिए। शुद्ध वर्तन्याम व्याकरण दृष्टया शुद्ध वाक्य रचनाम विचाराणाम अभिव्यक्तो या अलंकारिक भाषा प्रयोग से ऊपरी। तो किसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए? और इनके अनुसार जो देखिए ऑप्शन सी है, विचारों की अभिव्यक्ति के ऊपर। क्या है कि छात्रों के लेखन कौशल के जांच के लिए अध्यापक द्वारा प्रमुखता से बालक द्वारा लिखे गए अपने विचारों के अभिव्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए। छात्र लेखन के माध्यम से अपने आंतरिक विचारों को देने से पहले अंतर्मन से उसके लिए शब्दों का चयन करते हैं और अभिव्यक्त करते हैं। तो लेखन सिर्फ पुस्तक देखकर टिप्पणी पुस्तिका में लिख देना नहीं है। तो छात्राणाम लेखन कौशल आकलनार्थम शिक्षा प्रमुखता विचाराणाम अभिव्यक्तो ध्यानं दद्यात्। तो विचारों की अभिव्यक्ति की ओर ध्यान
देना चाहिए। उसके बाद है पठन पूर्व कार्याणि सन्ति, पढ़ने से पूर्व कार्य हैं। पाठ्य प्रयुक्तानां व्याकरण नियमानां व्याख्यानं विद्यार्थिनां पठनावबोधस्य आकलनं पाठ संबद्धस्य पूर्व ज्ञानस्य उद्बोधन छात्राणां सज्जीकरणं या कठिन शब्दानां अर्थसूचनम्। तो पठन पूर्व कार्य, पढ़ने से पहले कार्य है जो किया जाना चाहिए। कौन सा है? ऑप्शन डी वाला। कठिन जो शब्द होते हैं, एक जब क्लास में जब एक टीचर के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है तो लेसन के अंदर जो भी कठिन शब्द आते हैं उनके जो मतलब है उनके अर्थ पहले बताए जाने चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं उनको उनके अर्थ पहले से ही पता हो। क्योंकि जब बच्चों को उनके कठिन जो शब्द है उसके बारे में ही नहीं पता होगा तो उनका लेसन भी समझ में नहीं आएगा। तो बालकों द्वारा पढ़ने से पूरा अध्यापक आदर्श वाचन करता है और उस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ बतलाकर उनको सरल भाषा में बालकों को समझाता है, जिससे बालक जब अनुवाचन करेंगे तो कठिनाई का अनुभव नहीं करेंगे और शब्दों का अर्थ भलीभांति से जान लेंगे। तो इसलिए जब भी पहले जो लेसन पढ़ाया जाए उससे पहले उसके वर्ड मीनिंग हो गए, कठिन शब्द हो गए, वे कराए जाने चाहिए ताकि जो लेसन है उसके बारे में आसानी से पता लग सके। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की यहाँ पर क्लास थी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपके लिए जो नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।